अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना कराने का जो इकदाम है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान ने भी गुफ्तगू की है और वो ये कहते हैं कि मौसम की शिद्दत के बायस इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाना फिजिबल नहीं होगा, जबकि फाफिन ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हल्का बंदियां की हैं वो गैर मसावी हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हो सकता है कि फाफिन को कोई गलतफहमी हो गई हो। इसके अलावा आर्मी चीफ की तरफ से एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि स्मगलिंग में मुलविस अफसरान का कोर्ट मार्शल होगा और उनको जेल भी भेजा जाएगा। खासा मुतहर्रिक हैं। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ नवीद चौधरी साहब आपसे करती हूँ और आप मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट सामने आई है, तो इतनी देर से क्या ख्याल आ रहा है उनको कि ये कहें कि इस मौसम के इस हफ्ते में इंतखाबात मुमकिन नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि बहुत देर से ख्याल आया है। असल में सियासत हर पार्टी की अपनी अपनी होती है और अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। मौलाना फजल रहमान ये महसूस कर रहे हैं कि एक तरफ तो पीडीएम जब बनी तो उनकी जमात को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने भी जो उनसे वादे वेद किए वो पूरे नहीं किए गए। मौसम की शिद्दत तो होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस भी रही है कि इंतखाबात माजी में होते रहे हैं। जो एरियाज़ हैं JUI के, वहाँ वाक़तन बर्फ़ होगी और ये बात चंद रोज़ पेशतर पंजाब में मरी के इलाके में बर्फ़बारी के बायस इलेक्शन ना कराने की बात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने भी की थी। तो ये एक बात है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो फिर हम लड़ने जाएंगे, ये नहीं होगा कि हम पार्टिसिपेट ना करें। मामला इस वक्त ये है कि TTP को एक मकसद के लिए पाकिस्तान में एंटर कराया गया था। हम देखते आ रहे हैं TTP की कार्रवाइयाँ, जिस तरह वो ANP पर टूट पड़ी थी, आपके सामने है। तमाम उनके जो मेन लीडरों पर हमले हुए, इस दफ़ा जो टारगेट है वो बड़ा क्लियर है, उसमें कोई बहम नहीं है। TTP JUI को टारगेट कर रही है। बहुत बड़े बड़े धमाके हो चुके। बाजवाड़ में आपने देखा कितना बड़ा धमाका हुआ। फिर हाफिज़ हमदुल्ला साहब पे जो खुदकुश हमला हुआ, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, मुआज़ा था कि वो बच गए, अदरवाइज़ सूरत तो कोई नहीं थी। तो ये मैसेज है। टांग के इलाके के अंदर आज भी JUI के जो अहदेदार हैं उन पर रॉकेट से हमला किया गया है। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट नहीं हो रहे। ये सारा एरिया जहाँ से JUI इलेक्शन लड़ती है, उन पहाड़ों पर TTP के जो जंगजू हैं, दहशतगर्द, मादर चाहता हूँ, जो दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन होने नहीं देंगे, इलेक्शन को लड़ने नहीं देंगे। इलेक्शन कैंपेन के लिए JUI का जो बंदा भी बाहर जाएगा वो निशाना बनेगा इस वक्त। सर, और इसीलिए 55% कहा गया है कि हसास हैं पोलिंग स्टेशन भी। जी, पोलिंग स्टेशन भी हसास हैं, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत उससे भी बहुत आगे चली गई है। जैसे आपने देखा कि चित्राल में कितना बड़ा हमला हुआ, फिर वो बंदे बकौल अफगान तालिबान के हमले पकड़े। अब मौलाना फजल रहमान का गिला ये है कि हम सियासी जमात हैं, हम असला नहीं उठाते और हमारे ऊपर इस वक्त TTP चढ़ गई है। इसको किसने रोकना है? वो आपको याद होगा, बाजोड़ धमाके के बाद उन्होंने खुलकर कहा था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है इनको रोकना, ये असला हमने नहीं उठाना, हम तो अपनी सिक्योरिटी अपने तक करेंगे। तो JUI इस वक्त तक बड़ा क्लियर का टारगेट है। क्यों टारगेट है? और ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी। वो टारगेट इसलिए है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा था पाकिस्तान में, उसके तहत ये महसूस किया जा रहा था कि JUI एक ऐसी फोर्स है KPK में और अपनी स्ट्रीट पावर के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर जो कोई मसला या बहरान खड़ा कर सकती है मुक्तदरा के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए। उसके बाद जिन लोगों ने TTP को लाने के लिए मुज़ाकरात किए, वो सारे JUI के सख्त मुखालफ थे और उनका टारगेट था। उस वक्त मामले की शिद्दत का हमें भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मामला है क्या, लेकिन बाद में हमने देखा जब TTP के लोग आ गए तो उन्होंने अपना फोकस कर लिया JUI को। अब कहने को तो ये बात बड़ी अजीब लगती है, वो जो TTP के दहशतगर्द हैं वो क्लेम करते हैं ख़ुद को इसी मसलक से, इसी नस्ल से क्लेम ये वो करते हैं और आते भी वो अफगानिस्तान से हैं, बॉर्डर एरिया से। अब वो पहाड़ों पर आए हुए हैं, तो ये मसला है। मौलाना का बड़ा ज़बरदस्त गिला है। फिर मौलाना ने एक और बात की, वो भी बड़ी अहम है। वो कहते हैं जी मुल्क के मुआशी हालात भी बड़े ख़राब हैं, तो इस तरफ भी तवज्जो दें। इसका क्या मकसद है, इसको भी बात को समझें। वो ये कहते हैं कि आप इलेक्शन की जानब चल पड़े हैं, इलेक्शन का माहौल आप बनने नहीं दे रहे, TTP हम पर हमले कर रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, मौसम की शिद्दत भी होगी। उसके बाद जिस हालत में मईशत पहुँच चुकी है, ये बड़े बड़े फैसले किसने करने हैं?
मिसाल के तौर पर सिर्फ एक चीज़ की मैं बात कर देता हूँ, 23 बिलियन रुपए पीआईए मांग रही है बेल आउट पैकेज के लिए, हुकूमत देने को भी तैयार है। हालत ये है कि आज की तारीख में, बाकी सारी दुनिया को छोड़ दें, मदीना मुनव्वरा जो गए हुए हैं आज़मीन उम्रे के लिए या जद्दा गए हुए हैं, वो फंसे हुए हैं। 3-3 4-4 मरतबा फ़्लाइट्स लेट हो रही हैं। ये सिर्फ एक इदारे का हाल है, पूरा मुल्क जो है वो गिरदाब के अंदर है। बिजली चोरी के जो मामला हैं आपने वो देख लिए, वो किस हद तक पहुँचे हुए हैं। बाकी जो कारपोरेशनें हैं वो कितना नुकसान कर रही हैं वो भी आपके सामने है। अब मौलाना फजल रहमान का ये कहना है, उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था जब पीडीएम की तहरीक चल रही थी नंबर 1, जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई नंबर 2, उन्होंने ये कहा था कि अपना गंद खुद साफ करें। यही नारा पहले मुस्लिम लीग नून का था, जिससे उन्होंने अब जाहिर है मराजत इख्तियार कर ली है। अब वो कहते हैं कि जी हम वो पुरानी बातें नहीं करेंगे। तो मौलाना फजल रहमान बुनियादी तौर पर गिला शिकवा कर रहे हैं। इलेक्शन में वो जाएंगे, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट का ऐलान कर देगा। हाँ, इसमें एक और पहलू भी है जो हमें मद्देनजर रखना चाहिए, सियासत को आप कभी नज़रअंदाज ना करें। मौलाना फजल रहमान ये महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह से, जैसे वो फील कर रही है कि उन्हें कारण किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान को इस बात के कुछ इंडिकेशंस हैं, वो जो महसूस कर रहे हैं, मैंने यही अंदाजा लगाया क्या कि परवेज खटक ग्रुप को केपीके के अंदर डोमिनेट किया जाएगा और उसको इस तरह की सपोर्ट दी जाएगी और खुला मैदान उनके लिए होगा और बाकी लोग जो हैं वो एक मुश्किल का शिकार होंगे। सर उन्होंने शो ऑफ पावर भी किया और अवाम भी अच्छी उनके पास आई। जी नहीं, फिर आपने देखा कि जो ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात हुए उसमें परवेज खटक के लोग ही जीते, वो एक मामला भी सामने आया। अब दूसरों के लिए तो रास्ता नहीं है ना। मैंने आपको बताया कि टांक में आज जेयूआई के ज़िम्मेदारान पर हमला हुआ है, हाफिज़ हमदुल्ला महफूज नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने मुझे कोई 20 रोज़ पहले खुद बताया था कि तंजीमी दौर पर मैं जाने लगा था अपने जो जेयूआई के हल्के हैं जहाँ इनकी कोर सपोर्ट है, तो मुझे पार्टी के ज़िम्मेदारान ने कहा कि आपको सिक्योरिटी के अरेंजमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने होंगे। ठीक है। मैं निकलने लगा तो मुझे फिर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से पैगाम आ गया कि जी वो भी नाकाफ़ी होंगे। जैसे आज मैंने कहा एक जगह रॉकेट से हमला हुआ है तो आप ना जाएं। अब जाहिर है कि जान को ख़तरे में डालना ये सोचते हुए, बिल्कुल जब आपको पता होगा ये काम आगे होगा तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है। तो इस वक्त जेयूआई की कैंपेन चलाने के जो रास्ते हैं फिल वक्त आज के दिन तक वो मसदूद कर दिए गए। ये बातें तो माजी में इलेक्शन कमीशन ने भी इनको बुनियाद बनाकर कहा था कि इंतखाबात अभी करवाना मुमकिन नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी के भी खदशात हैं, तो वो फैक्टर भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। जावेद साहब आप मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं इंतखाबात को बरवक्त कराने के लिए। वाहिद सियासी जमात है जो दबाव डाल रही है कि इंतखाबात की तारीख अनाउंस की जाए और फिर ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को भी पहचाने जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी खुद इलेक्शन डिले करवाने में खुद शामिल थे। जब उन्होंने इलेक्शन ये जो थी मर्दमशुमारी के ऊपर जो सीसी में वोटिंग की, तो वोटिंग ना करते ना, पुरानी मर्दमशुमारी पर कर लेते। उस वक़्त वोटिंग करके आज वो राह मफरूर बात कर रहे हैं कि इलेक्शन से लोग राह मफरूर, तो सियासत है बुनियादी तौर पे। अदरवाइज जो उन पे दूसरा मसला खड़ा हो गया है, उनको अब ये नज़र आ रहा है कि उनको कट टू साइज किया जा रहा है, उनकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी वो जमात थी जो नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर आई थी, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव पीपल्स पार्टी थी इस नो कॉन्फिडेंस मूव का जो पीटीआई चेयरमैन के ख़िलाफ़ थी। और उसके बाद जब बाप के एलिमेंट्स ज्वाइन कर गए पीपल्स पार्टी में, तो फिर उनको इशारा हुआ कि आप वापस हो जाएं। अच्छा, फिर साउथ पंजाब में कुछ लोग इनको ज्वाइन करना चाहते थे, उनको कहा गया कि जनाब अली कि आपने जहांगीर तरीन को ज्वाइन करना। इसी तरह केपीके में परवेज खटक की पार्टी को। तो बुनियादी तौर पे वो गिला शिकवा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि आप टाइम पर इलेक्शन कराएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को आदत नहीं है ना इक़्तिदार से बाहर रहने की। पिछले 15 साल से तो सिंध हुकूमत चला के बैठे हुए हैं। अब उन्हें आने वाले वक्त में नज़र ये आ रहा है कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्यों? कि आपने मौलाना फजल रहमान की इतनी तफसीलन गुफ्तगू सुन ली कि ये जो सर्दी की, बुनियादी तौर पर ये सर्दी की हीट नहीं है, ये पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन की हीट है जो अवाम के ज़रिए इन तक पहुंच रही है कि आप इलेक्शन से राह मफरूरी इख्तियार करें। अभी भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ जमातें सरकर्दा हैं। बिल्कुल, ये जो कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 2008 और 2013 में क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, इससे वर्स थी।
दोनों दफा इलेक्शन हुए, मईशत की कहानी सुनाई जा रही है। 2013 में मईशत इससे भी बुरी हालत में, जिस पीआईए, जिस आप रेलवे की बात करते हैं, स्टील मिल की बात करते हैं, ये सब तबाही के दहाने पे थी। मईशत आपकी डीरेल हो चुकी थी, तब भी आपको इलेक्शन करवाए। बुनियादी तौर पे इलेक्शन ना करवाने के लिए आपको 100 बहाने मिल जाएंगे, और करवाने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए, वो है आईने पाकिस्तान। बुनियादी तौर पे जब जब आप आइन से डेविएट होते हैं, सिर्फ तबाही होती है। और पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। और अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि JUI इसलिए राह मफरूरी इख्तियार करना चाहती है, उनकी समझ की हुकूमत है KPK में। उनको पता है कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गए, अगर पाकिस्तान में हो गए, तो उनका तो कुछ भी नहीं बचेगा, उनके तो पल्ले कुछ भी नहीं रहना। आज तो उनकी हुकूमत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबको पता है कि इस मुल्क में जो अगर फेयर एंड फ्री की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है सिलेक्शन की। वो चाहते हैं, डिमांड उनकी क्या है कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो PTI को डंप करें और फिर सिलेक्शन कर लें। अच्छा। बुनियादी तौर पे उनकी डिमांड है कि PTI के बगैर इलेक्शन करवाओ, क्योंकि PTI इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है। यही मियां नवाज शरीफ का हाल है। कल आपने उनकी एक जलसी, छोटी सी जलसी देखी है, छोटी सी बंद गली की जलसी, वो के मॉब की और यहां तक के उस जलसी की हीट उनको लंदन तक फील हुई है। तो इसी से अंदाजा हो जाना चाहिए पाकिस्तान में लोगों का मूड क्या है। जो इलेक्शन ना करवाने की वजह ना, जिन्होंने करवाने हैं, प्रॉब्लम यह है कि अगर उनकी मर्जी के इलेक्शन हुए तो फिर इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होगी। जब सिलेक्शन होगी तो जिन लोगों को वो चाहते हैं तो फिर वही जीतेंगे। और अगर इलेक्शन करवाने पड़े दुनिया की नज़र में शो करने के लिए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो फिर जिनको वो सिलेक्ट करना चाहते हैं उनका कुछ पता नहीं चलेगा। बुनियादी तौर पे जिस मकसद के लिए ये पूरी कहानी गढ़ी गई है, वो कहानी गढ़ी गई है PTI और PTI चेयरमैन को माइनस करने की। अच्छा, तो क्या उसमें कामयाबी हासिल होगी? अच्छा, मजे की बात क्या है मुनीज़े, आप उनको तो माइनस कर देंगे, और यार ये 25 करोड़ अवाम को कैसे माइनस करोगे? उनका रोना कौन पूरा करेगा? जो बेरोजगारी। और साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है और बात अवाम की ही है, वोट की ही है, और हल्का बंदियों का मसला उठाया है फाफिन ने। वो क्या कह रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उस पर करते हैं बात एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। फाफिन ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों को गैर मसावी करार दिया है और ये कहा है कि हर 5 में से 1 से ज़्यादा हल्के 10% आबादी के फ़र्क से तजावुज़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का इस पर यह मौक़िफ़ आया कि हो सकता है कि फाफिन को इसमें कोई गलत फहमी हो गई हो। तो जावेद साहब, आप भी बात कर रहे थे अवाम की, अवाम के वोट की, लेकिन जब हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं है, फाफिन के मुताबिक उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के बजाय गलत फहमी को बुनियाद या जवाब बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखो, अगर आप ये इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां देखो, मौलाना फजलुर रहमान की बयानबाजी देख लो, और उसके बाद अपने जो प्राइम मिनिस्टर के बयान सुन लो और अपने इंटीरियर मिनिस्टर के बयान सुन लो, तो आपको एक चीज़ क्लियर होती नज़र आएगी। वो क्लियर ये है कि जब तक एक पॉपुलर पार्टी का पत्ता साफ नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास 101 बहाने हैं इलेक्शन ना करवाने के। अच्छा, अब ये जानबूझकर इलेक्शन कमीशन का सारा 5 सालों में एक ही काम होता है कि फेयर एंड फ्री और टाइम पे इलेक्शन कराना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और जहाँ तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, एलोकेशन का ताल्लुक है, उन चीज़ों को टाइम पे पूरा करना। जब आप सोए पड़े हैं, अचानक जाग के आप हल्का बंदियाँ कर रहे हैं और फिर ऐसी तकसीम कर रहे हैं कि किसी नेशनल असम्बली में आपने 5 लाख डाल दिए, किसी में 9 लाख डाल दिए, किसी में 7 लाख डाल दिए। और भाई, आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ही उधर ख़त्म कर दिया आपने, अवाम के हकूक़ को ख़त्म कर दिया। बुनियादी तौर पर उनके करने का मकसद ये था कि मामलात अपीलों में जाएं, मामलात अदालतों में जाएं, मामलात डिले हों, उसके बाद हम कहें कि भाई ये अपीलें हैं, ये अदालत का फैसला है, जब तक इसका फैसला नहीं होगा हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। यह है बदकिस्मती पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में कोई निज़ाम चल ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है,
वो ये है कि देखो, ये जो करंट निज़ाम है ना, इस 75 साल में इसने इस गरीब आवाम को और सफ़ेद पोश इन आवाम का बर्बाद किया। उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा, कख नहीं छोड़ा। अब ज़रूरत है कि अगर हमने इसी निज़ाम के साथ स्ट्रिक्ट रहना है तो फिर यकीन रखो ये गरीब भी इसी तरह रुलता रहेगा और सफ़ेद पोश भी रुलता रहेगा। फिर आप ये जो नारे लगाकर, हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नारे लगाकर, बहाने करके, कंधों पर सवार होके आते हैं, तो उससे पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान की क्या मईशत दुरुस्त हो गई? क्या पाकिस्तान का जो सफ़ेद पोश तबका था वो अपग्रेड हो गया? क्या गरीब आदमी गुर्बत की लाइन से ऊपर चल गया? ये तो बढ़ते जा रहा है। इंडस्ट्री आपकी बंद होती जा रही है, और जो आपकी महंगाई का ऐसा तूफान है जो थमने को नाम नहीं ले रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम शऊर रखने वाले पॉलिटिकल लीडर से लेके एस्टेब्लिशमेंट और स्टेक होल्डर्स सबको मिल बैठ के पाकिस्तान का रास्ता तयन करो। इस लड़ाई से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये समझते हैं कि अवाम को माइनस करके आप मुल्क को किसी डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये खाम ख्याली है। वक्ती तौर पे तो शायद आप किसी तरीके से निज़ाम को चला लोगे, बट एक्चुअल में निज़ाम तबाही की तरफ जाएगा। अच्छा। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पॉपुलर है, आप समझते हैं कि उस पार्टी को आप माइनस करके, चाहे थ्रू इलेक्शन कमीशन, चाहे अदालतों के, चाहे 180-90 केसेस करके, या लंदन में बैठे मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर या मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर किसी को आप माइनस कर दोगे और माइनस करके आप इलेक्शन करा लोगे और उस इलेक्शन से जो अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लोगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। अवाम में जो तजब्जुब है, ये 25 करोड़ अवाम जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, इसको बॉम्बशेल मत बनने दें, इनको रास्ता दें। बॉम्बशेल बनकर उन्होंने देख लिया ना कि क्या होता है। तो बॉम्बशेल बन के देखा ना, क्या नुकसान हुआ? उसका नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ ना। रियासत को नुकसान तो पहुंचाने की रियासत कोशिश को की नुकसान, थी। तो रियासत जब आइन से डेविएट कर रही हो गई तो ये बॉम्बशेल कहीं तो फटेगा। वो तो एक ट्रेलर था जो आपने देखा। आने वाले वक्त में मुनीज़े यकीन रखो कि ये बॉम्बशेल बड़ा बॉम्बशेल ना बन जाए, क्योंकि रियासत हमेशा अवाम के, देखो रियासत और अवाम का एक कनेक्शन होता है। 75 साल में ये कनेक्शन कभी 50% डाउन हुआ या 40% या 30%, लेकिन अब ये कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, डिस्कनेक्ट इनका बढ़ता जा रहा है। किसी तरीके से इस रियासत को और अवाम को एक पेज पे आना पड़ेगा, और उसके आने का एक ही तरीका है कि जो आपके मुल्क के अंदर निज़ाम है उस निज़ाम को चलने दिया जाए। अगर आप उस निज़ाम में रोड़े अटकाएंगे और अवाम को उनका हक नहीं देंगे तो फिर तबाही होनी है। उसका नतीजा हमने माजी में भी देखा, अभी भी देख लेंगे, आगे भी देख लेंगे। या तो एक बात यह है कि आया आपके जो 2 साल के इक़दाम थे उनसे क्या मुल्क चल रहा था? क्या मुल्क में बेहतरी आई? क्या मुल्क की मीशत बेहतर हुई? नहीं। अगर जवाब नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। तो मामला ये है कि जो फाफिन की रिजर्वेशंस हैं, क्या उसको इलेक्शन कमीशन दूर करता है या नहीं? नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये कोई डिले टैक्टिक्स हैं और फाफिन की जो रिजर्वेशंस हैं क्या वो दूर हो पाएंगे? फाफिन का खासा एक्सपीरियंस है इस मामले में और उन्होंने जो नुकात उठाए हैं बज़ाहिर उनमें वजन है, लेकिन एक चीज़ जो है वो याद रखनी चाहिए ये रिपोर्ट तैयार करते वक्त कि नशिस्तों की तादाद तो बढ़नी नहीं थी, ठीक है ना, हल्का बंदियाँ होनी थी और आबादी के तनासब से होनी थी। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी की है कि हमारा जो यूनिट है बुनियादी वो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो इस हवाले से आप सारी सूरत को देखें और उसके बाद कागजात लेते हैं, उधरदारी आप दाखिल कर लेंगे तो उसके मुताबिक हम फैसला कर लेंगे। तो फानन को ये भी देखना होगा। फानन ने माजी में भी इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उठाई थी मुख्तलिफ इंतखाबात के बारे में, कुछ वैलिड थी कुछ वैलिड नहीं थी, तो उधरदारी का रास्ता मौजूद है, वो हम कर लेंगे। अब बात जो करने वाली है वो ये है कि हमारे दोस्त कह रहे हैं कि पीटीआई पॉपुलर है। पॉपुलर तो कोई पॉपुलर क्या होती है? पॉपुलर ये होती है कि 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए पूरी की पूरी इलेक्शन एक तरफ थी, पूरी की पूरी जुडिशरी, नैब, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया मुकम्मल तौर पर टीएलपी को छोड़ा था कि घरों पर हमले करो, इस्लाम दुश्मन करा दो इनको। इलेक्शन हारे और उसके बावजूद इलेक्शन हार गए, रात को आर्टिस्ट बिठा दिया, लाहौर में साद रफीक ने नाजी साहब को हरा दिया, ठीक है ना। तो कंपेन कब से चल रही थी? 2011 से अरबों खरबों रुपए सोशल मीडिया का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, गैर मुल्क जो थे वो पीछे थे, इलेक्शन हार गए, धक्के से आ गई, हुकूमत आ गई ना,
पॉपुलैरिटी क्या होती है? तो अब भी यही अच्छा, होगा ना। अब बहरान क्या है? अब भी यही होगा। इमरान को मरवाने वाले तो ये लोग हैं, ये बंदियाल है, ये फैज हमीद है, उसके करीबी लोग जो उसको जी छोड़कर नहीं भी जा नहीं चुके ना हैं। ना 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 ना, आगे सुने ना, इन्होंने सपोर्ट दी उसको गलत तरीके से, वो अपनी तुसी के चक्कर में थे। आज भी आलम यह है कि इस वक्त आप अंदाजा लगाएं कि सबसे बड़ा जो खराब आदमी है आईनी वाले से, अलवी अवान सदर में बैठा हुआ है, हम ख्याल जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया इसके लिए काम कर रहा है, सोशल मीडिया इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया ही है। और अवाम किसके लिए काम कर रहे हैं? अवाम आपको पता लग जाएगा इलेक्शन हो नहीं तो फिर ये तो इलेक्शन कैरी है, मफरूरी आप क्यों है? कैरी कर रहे हैं कि हारने के बाद शोर मचाए धांधली हुई है, सिर्फ ये बात है। ओ, आप इलेक्शन कराएंगे तो फैसला होगा। कैसी बदलदार है आज आपका मीडिया आपके उसकी साथ बीवी मिन्नत कर रही है, है, आज उसकी बीवी रो रही है, establishment आपके साथ है, सारे उसकी बहनें आपके दांतों में साथ रोती हैं, फिर रही है, और आप वो कह रही है इलेक्शन बाहर में निकलो, अख्तियार कर उसकी रहे हैं। बीवी कह रही है जहर दे देंगे अंदर। आप वो मरा हुआ है, आप बातें कर रहे हैं आप बैठ तो के, भाग रहे आप हैं। सोशल मीडिया पर कहां से भाग रहे हैं? इलेक्शन तो साजिश कराने की कोशिश करके उसको फंसा दिया, इलेक्शन हो जाने थे, सारी पार्टियां एग्री थी, तो किसने रोका? उन्होंने कहा किसने रोका? पेट फाड़ के इलेक्शन किसने निकालेंगे, रोका? हम ये करें। तो बहन आज भी अदालत में रो रही थी, 1973 के आइन के मुताबिक आप इलेक्शन होगा तो नजर शोर नहीं आना मचाने है। से कुछ नहीं होगा। आपने चौधरी रोना साहब, है, इलेक्शन के बाद भी रोना है। 1973 के आइन के मुताबिक कल आपके रोने का हशर उसमें नजर आ गया है। उसकी बीवी आप कह रही है जहर दे देंगे, पार्टी का उसकी हशर बहन रो नजर आ रही गया है, वो रोते Please. फिर रहे हैं, ये कह रहे हैं पॉपुलैरिटी है। मैं वो एक चाहे बात तो बता जैसे दूं, निकालो। बाद इंतखाबात की हो रही कमाल है कर रहे और हैं आप, इंतखाबात को साफ वो और सारे शफाफ शैतान होना अभी है। आप देखिए, अभी तक नवीद चौधरी सपोर्ट है, अमेरिका उसके पीछे है, यहूदी अभी उसके पीछे है, पूरे का पूरा टीटीपी मैदान में उतार सर दिया कौन आपने। किसके पीछे वो है ये हमले तो करके कर चलिए रही है। हम आने वाले एक वक्त एक में झटके देखेंगे। में हम मारा ये जा देख रहा है। लेते हैं कि इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी ताकि इंतखाबात को बरवक्त करवाया जा सके और मौसर रखा जा सके, ताकि उसके बाद उसके ऊपर शुबहात ना उठाए जाएं और कोई उस पर उंगली उठाकर उसको क्लेम ना करे कि हमारे नताइज जो है उनको फौश किया गया है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे। आर्मी चीफ साहब ने एक अहम बयान दिया उस पर, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि स्मगलिंग से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंच रहा था, बरवक्त कार्रवाइयां करके उस नुकसान को रोका गया है। जबकि आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह किया है कि स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान का कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उनको सज़ा भी दी जाएगी। नवीद चौधरी साहब क्या कहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत ही साए बयान है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये बात इस तरीके के साथ कही गई है कि आर्मी चीफ साहब ने खुद कहा है कि स्मगलिंग में मुलव्वस जो फौजी एहलकार हैं उनको कोर्ट मार्शल होगा, उनको जेल भी भेजेंगे, ये भी साथ कहा उन्होंने। हम बहुत देर से ये बात कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी हो या पाकिस्तान के दीगर मसाइल हो, उसमें हर इदारा जब अपने फ़राइज़ अदा करेगा आइन के मुताबिक तो उसका एक फिर रिज़ल्ट सामने आएगा। ऐसे मुमकिन नहीं है कि आप एक काम कर रहे हो और उसके अंदर कोई दूसरा ग्रुप भी मुलव्वस हो जाए, खराबी बढ़ती चली जाए। जो स्मगलिंग होती है ये बॉर्डर एरिया से होती है। अब ये कोई निज़ाम तो नहीं है कि ऑटोमेटिकली हमने एक चीज़ यहाँ रखी है उसके बाद अल्लाह दिन का चिराग रगड़ा जिन लेके गायब हो गया, ना बॉर्डर रास्ते से होती है। हमारे वज़ीर ख़जाना ये कहते रहे हैं, मैं आपको दो सिर्फ मिसालें बताता हूँ। PTI के दौर में फ़खर इमाम साहब वज़ीर खुराक थे, तो हमें ये बताया नहीं गया, सच था कि बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, सच था, कोई इसमें कोई शुबा नहीं है। उसके बाद चंद दिन बाद उन्होंने कहा कि यार हुई तो थी, पता नहीं किधर चली गई है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं। हमारे पिछले वज़ीर ख़जाना थे इसाक डार साहब, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा जी डॉलर स्मगल हो रहे हैं, कराची से चलते हैं और फिर ये तुरखम के रास्ते बॉर्डर पार कर जाते हैं। वो मामला भी उन्होंने कहा। अगर ईरानी तेल कोयटे में आता है तो वो जाहिर है वो सड़क के रास्ते आ रहा है ना। तो आज वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि ये ऊँटों के ज़रिए नहीं हो रही, मतलब होता है ना इनफरादी तौर पर किसी बंदे ने कहा कि मैं इतनी चीनी ले जाके वहाँ फेंक दूँ। भाई जब ट्रक जाएंगे तो एक सिस्टम के साथ जाएंगे ना। ऊँट तो चलने पहाड़ पर चढ़ गया, कहीं और चला गया, वो रास्ता आपने दाएँ बाएँ, तो वो बात उन्होंने की। अब आपने देखा कि जब हम ये कहते थे मुख्तलिफ माफियाज को सपोर्ट हासिल है ताकतवर हल्कों की, ये बात गलत होनी थी ना। हाँ जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कल उन्होंने एक ज़मीन के हवाले से कार्रवाई इस्लामाबाद में की, इंतज़ामिया ने, यकीनन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी से की होगी। ये तासुर तो हमको हाथ नहीं लगाएगा, उन्होंने हाथ क्या लगाया, उन्होंने बहुत सारे वहाँ तजावज़ात मसमार कर दी, मैसेज चला गया। एक और साहब है जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है पेशावर में।
इस तरह से जो डॉलर वाले हैं उन पर अभी इन्होंने वो सख्ती नहीं की जो करनी चाहिए थी। मैं एक छोटी सी बात करके आगे बढ़ाता हूँ। लाहौर शहर में इस वक्त हालत ये है कि आप $200-400 लेना चाहेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। आपको $1 मिलियन चाहिए, यहाँ भी मौजूद है लोगों के पास। ये कदर मचाएगा ना मुल्क के साथ, हमने ये हाल किया हुआ है। जब मिलिट्री ने कहा कि भाई ये काम हम नहीं करने देंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि आप डॉलर घरों में ज़ख़ीरा कर लें और हम जो है IMF और सऊदी अरब और अमारात और चीन और तुर्की और कतर के पीछे भाग दिए। क्या है, थोड़ा सा भी उन्होंने हाथ रखा है अभी, थोड़ा सा, और आप देखें डॉलर कैसा कंट्रोल होना शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें, तो जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है वो 100% दुरुस्त है, और जजों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए। वो 192 मिलियन पाउंड जो हैं वो किस खाते में आपने रखे हुए हैं जी, ज़रा फरमाएंगे आप? आपका क्या हिसाब किताब है? वो स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में जाने, सीधी सी बात है, खजाने के अंदर, कौमी खजाने के अंदर, वो भी आपने रखे हुए हैं। यानी कि अजीब व गरीब, एक तो इदारों ने स्टेट के अंदर स्टेट बनाई हुई है। तो आर्मी चीफ ने बहुत जिम्मेदाराना, बरवक्त, जुर्रतमंदाना, क्योंकि ज़ाहिर है आप बेशक आर्मी चीफ हों, जब कार्टल्स के वाले से आपको बात करते हैं तो उसके लिए बड़ी जुर्रत चाहिए होती है। बंदा हर चीज़ को फेस कर लेता है, कार्टल्स को फेस करना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत उन्होंने जामे बात की है, और हम सबको, मीडिया को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी, मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी गुजारिश करूँगा, उनको भी, बल्कि तमाम शोबाए ज़िंदगी के जो लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त हो, वो गिरदाव से निकल आए, तो हमें इन मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट की खुलकर मदद करनी चाहिए। कोई शर्म की बात नहीं है, बता देना चाहिए जी, खुल के एस्टैब्लिशमेंट की मदद, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे इस मामले पर। ठीक है। जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि प्राइसेस खा वो आटे की हो, चीनी की हो, गंदम की हो, कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो फिर यही माफियाज उसके पीछे हैं। और अब इस बात की मैं तो कहती हूँ कि नवीद सुना दी गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल तौर पर की जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। देखो, अभी जो कुछ हो रहा है, बुनियादी तौर पे पिछले 1 साल से जो इस मुल्क के साथ गदर मचाया गया, बल्कि 1.5 साल से, और उस गदर के नतीजे में जो चीनी माफिया है, कहाँ 80-90 रुपए वाली चीनी 200 पे गई, पौने 200 पे गई, कई इलाकों में 200 पे गई। इसी तरह बिजली चोरी, गैस चोरी, और डॉलर आपने देखा है 185 से उठ के 325 तक चला गया। तो बुनियादी तौर पे 1.5-2 साल माफियाज की हुक्मरानी थी इस मुल्क पर, और माफियाज ने रज के पैसे कमाए किसी सूरत में, चाहे बॉर्डर क्रॉसिंग की शक्ल में, चाहे वो किसी की मदद से या किसी को इस्तेमाल करके। सो आर्मी चीफ ने जो बात की आर्मी ऑफिसर्स के हवाले से, वो इसलिए की गई कि पिछले कई दिनों से ये डिस्कशन हो रही थी कि जी कि इसमें आर्मी ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, हो सकता है इन्वॉल्व हों और उनको इस्तेमाल किया गया हो। तो ये बुनियादी तौर पे उनकी तरफ इशारा किया गया है कि अगर कोई इन्वॉल्व हुआ तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसको कोर्ट मार्शल किया जाएगा। सही। और बॉर्डर को जिस तरह सील कर दिया, चौधरी साहब ने बड़ी तफसीलन बता दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी कुछ नहीं हुआ। असल ये होना चाहिए, जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं और इवन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इन सब को मिलके ये जो गैंग्स हैं, माफियाज हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो चाहे नहीं, ये जो डीलर्स हैं, कार्टल चौधरी साहब, कार्टल्स बड़े जो डीलर्स हैं मार्केट में, छोटे छोटे, एक शुगर मिल के 6-6 डीलर्स हैं, जिस तरह, इसी तरह डॉलर माफिया है। इन सब को पकड़ना चाहिए, बिल्कुल माफी नहीं होनी चाहिए, और उससे भी बढ़ के मैं ये समझता हूँ इन सब को डेडलाइन दे देनी चाहिए। अगर हम देखें ना, पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों पर रेड करके उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो इन कार्टल्स के घरों पर पकड़ के क्यों नहीं इनको हम अरेस्ट करते, जो मुल्क की मैशत को खा गए, जो गरीब आदमी से उसके मुंह का नवाला छीन के ले गए, जिसकी वजह से अभी तक महंगाई नीचे नहीं आ रही। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो चौधरी साहब ने असल बात की है कि आज भी लोगों के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं घरों में। उसका एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप 1 महीने का टाइम दें और उनको बताएंगे कि ये 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक जिसने डॉलर जमा कराने करा दे। आप देखिएगा इस तरह करके लोगों के घरों से डॉलर निकल आएगा। अब बुनियादी तौर पर मसला ये आ रहा है कि कोई शख्स 1000, 2000 या 5000 डॉलर चेंज कराना चाहता है, वो जब कराने जाता है तो उसे तफसील पूछी जाती है, उसको डर खौफ है, अब वो डॉलर संभाल के बैठ गया। इस चीज़ के मसले का हल निकाला जाए एक, और ये जितनी मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं, मैं ये समझता हूँ इनको लगाम डालना चाहिए, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। इनकी जो डॉलर्स या फॉरेन करेंसी की जो चेंज है
वो थ्रू बैंक्स करें, और बैंक्स को आप कंट्रोल करना आपके लिए आसान है। और ना उसमें, और उसका तरीकाकार बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, आपका अकाउंट नंबर है, तो आप डॉलर ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ये जो मनी एक्सचेंज वाला है ना, ये माफिया, इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये आपके मुल्क में मईशत को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे मैं समझता हूँ कि ये जो अफ़गानीज़ हैं, इन पे जो जिस तरीके से अभी काम किया जा रहा है कि जो लोग इलीगल हैं उनको मुल्क से निकाले जाने की बातचीत हो रही है, इनको भेजें अपने अपने मुल्क में। ठीक है जावेद साहब, ये बहुत हमारा शुक्रिया मुल्क आपका। किसी का नहीं है। नबी चौधरी साहब, आपका भी बात यह है कि आर्मी चीफ की तरफ से जो बयान आया है वो खुशाइंद है और किसी को भी रियासत के खिलाफ साजिश करने की इजाज़त नहीं है, खा वो कोई सियासी रहनुमा हो या कोई अफसर हो, सभी का एहतसाब होगा। और इस हवाले से ये जो स्टेटमेंट सामने आई है ये काफ़ी खुशाइंद है, मैं ये कह सकती हूँ। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।